Hello everyone. I hope you people are doing very well. So again welcome to all of you in my YouTube channel हमारी पाठशाला. Today we will discuss essential assumption considered in the strength of material to reduce the complexity of the structure for calculation or analysis. अगर एक लाइन में एक सटीक डेफिनेशन देनी हो तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के कैलकुलेशन या एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ नेसेसरी एजम्पशन लेते हैं और वो एजम्पशन क्या है चलिए देखते हैं। पहला एजम्पशन है मटेरियल शुड बी कंटिन्यू एंड कोहेसिव। इसका मतलब ये है कि एक मटेरियल जो होता है ना उसके अंदर कोई वाइड्स नहीं होना चाहिए और उसमें कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए। अगर मटेरियल कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उस मटेरियल में जो मैटर्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसमें वाइड्स क्रिएट हो जाएंगे। और अगर मटेरियल कोहेसिव नहीं है तो दो एलिमेंट होते हैं ना उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा और अट्रैक्शन नहीं होगा तो उनके बीच की बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, उसमें क्रैक जैसा पड़ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा कोहेसिव और एडहेसिव फेनोमेना में आपको डिफरेंस बता देते हैं। कोहेसिव फेनोमेना बेसिकली क्या होता है? कोहेसिव फेनोमेना में दो सेम टाइप का के एलिमेंट के बीच में अट्रैक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है, जबकि एडहेसिव फेनोमेना में दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल के बीच में अट्रैक्शन या फिर बॉन्डिंग होती है। और दूसरा एजम्पशन क्या है? मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। सो मटेरियल होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक होने का मतलब क्या है चलिए समझते हैं। सपोज दैट एक मटेरियल है जिसपे हमने डिफरेंट पॉइंट लिए और उस डिफरेंट पॉइंट पर अगर एक ही डायरेक्शन में सारी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो जाती है तो हम कहते हैं कि मटेरियल होमोजेनियस है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब क्या है? यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, बल्क मॉडुलस। और आइसोट्रोपिक मटेरियल का क्या मतलब है? एक मटेरियल ले अगर उसके एक ही पॉइंट पर चारों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कि मटेरियल आइसोट्रोपिक। कुछ एग्जांपल हैं होमोजेनियस मटेरियल के और आइसोट्रोपिक के, चलिए देखते हैं। होमोजेनियस मटेरियल के एग्जांपल हैं वुड, आयरन, कॉपर, गोल्ड, माइल्ड स्टील। और आइसोट्रोपिक मटेरियल के एग्जांपल हैं आयरन, कॉपर, माइल्ड स्टील, गोल्ड, ग्लास। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल होमोजेनियस है वो आइसोट्रोपिक हो और जो आइसोट्रोपिक हो वो मटेरियल होमोजेनियस हो। यहाँ पर कुछ मटेरियल के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनियस and isotropic as well as non-homogeneous and non-isotropic. So पहला कॉम्बिनेशन क्या है? पहला कॉम्बिनेशन है होमोजेनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। होमोजेनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक में क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी तो सेम है बट एक ही पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट है। दूसरा कॉम्बिनेशन है नॉन होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो इसमें क्या हो रहा है? नॉन होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक में बेसिकली डिफरेंट पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में जो है प्रॉपर्टी सेम नहीं है बट डिफरेंट पॉइंट पर चारों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है? नॉन होमोजेनियस एंड नॉन आइसोट्रोपिक। इसमें क्या हो रहा है? इस डिफरेंट पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं है और एक ही पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। चौथा कॉम्बिनेशन क्या है? होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंट पॉइंट पर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है और एक ही पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टी सेम है। सो बेसिकली हमने होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के बारे में पढ़ लिया। उसके साथ साथ ही दो तीन टाइप के और मटेरियल्स होते हैं जिसके बारे में हमें जान लेना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आर्थोट्रोपिक मटेरियल में बेसिकली जो मटेरियल्स होते हैं ना वो लेयर्ड के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसके बेसिकली जो एग्जांपल है वुड है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, मार्बल है, ग्रेफाइट है, माइका है। और थोड़ा सा मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा वुड का एग्जांपल लेके। देखिए ये वुड है, अगर आप सही से देखेंगे तो जो वुड का स्ट्रक्चर है ना लेयर्ड फॉर्म में अरेंज है और इसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में और इसके पेरिफेरी में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि आर्थोट्रोपिक मटेरियल में किसी भी एक पॉइंट पर 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ठीक है, उसी तरह मटेरियल और होता है ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? यूनिडायरेक्शनल फाइबर रेनफोर्स लैमिनार। उसमें क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फाइबर होता है अगर उस डायरेक्शन में कोई एक प्लेन कट कर दिया जाए
उसके पूरे प्लेन पर जो प्रॉपर्टीज होती है सेम होती है, और इसे ही हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्लेन। और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं उसमें प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, बट वो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लास्ट है एनिसोट्रोपिक मटेरियल। एनिसोट्रोपिक मटेरियल को हम नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल या एलियोट्रोपिक मटेरियल भी बोलते हैं। और इस तरह के मटेरियल में बेसिकली क्रैक्स और वाइट्स होते हैं, और इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर आप चारों डायरेक्शन में देखेंगे तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। और इस बात को रिमेंबर रखिए कि आर्थोट्रोपिक मटेरियल और ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल इज द पार्ट ऑफ एनिसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है। तीसरा एजम्पशन क्या है? सेल्फ वेट नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब मटेरियल पे हम कोई लोड अप्लाई नहीं करते हैं तो इनिशियल स्ट्रेस जीरो होता है, लेकिन अगर उसी मटेरियल का सेल्फ वेट कंसीडर कर ले तो क्या होगा? उसमें कुछ न कुछ इनिशियली बिना लोड लगाए ही कुछ न कुछ स्ट्रेस होगा, जिसे हम प्री स्ट्रेस स्टेट बोलते हैं। ये पहला ग्राफ है जो ये बता रहा है कि इसमें हम सेल्फ वेट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनिशियल स्ट्रेस इसमें जीरो है। और दूसरे ग्राफ में हमने ये दिखाया है, इसमें हमने सेल्फ वेट ऑफ मटेरियल एज्यूम किया है, जिसकी वजह से इसमें बिना कोई लोड लगाए ही इनिशियल स्ट्रेस जो है शो कर रहा है, इसे हम प्री स्ट्रेस स्टेट भी बोलते हैं। तो तीसरे असम्पशन में यही होता है, बेसिकली हम सेल्फ वेट को नेग्लेक्टेड करते हैं, यानी हम इस ग्राफ के करेस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। और चौथा असम्पशन ये कहता है कि यहाँ पर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वैलिड है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि मान लो एक ही स्ट्रक्चर पे डिफरेंट टाइप के लोड लगाए गए हैं, और अगर वो स्ट्रक्चर हुक्स लॉ को फॉलो करता है और उसमें डिफॉर्मेशन स्मॉल लेवल पे है, और उसकी वजह से जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उनको हम ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू द अलजेब्रिक समेशन फॉर ईच एंड एवरी इफेक्ट सेपरेटली। चलो इसको और एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक बार है जिस पर P1 और P2 लोड लगाया गया है। यहाँ पर P1 लोड लगाया गया है, उसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा L1 डिफ्लेक्शन देखा गया है। उसके बाद P2 लोड लगाया गया है और उसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा L2 डिफ्लेक्शन है। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि P1 और P2 की वजह से पूरे इस स्ट्रक्चर में जो है रिफ्लेक्शन को ऐड कर दिया गया है। तो यही तो थ्योरी कहती है कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड लगा दे और उसके करेस्पॉन्डिंग जो रिस्पांस आता है ना, तो हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं फॉर ईच एंड एवरी अप्लाइड लोड सेपरेटली। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी दिया गया है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले स्ट्रक्चर पर पॉइंट रूट लगा है, फिर लोड लगा हुआ है, इसके बाद मोमेंट लगा है, और इन तीनों को यहाँ पर कंबाइन फॉर्म में सुपर इम्पोज कर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पर सुपर पोजिशन ऑफ डिफ्लेक्शन दिखाया गया है। और पांचवा एजम्पशन क्या है? इसमें सेंट वेनान प्रिंसिपल वैलिड होता है। सेंट वेनान प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ चीजें पहले समझते हैं कि जब किसी स्ट्रक्चर के पैरामीटर में सडन चेंज आ जाता है ना, तो वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है। वो पैरामीटर क्या है? जियोमेट्री, क्रॉस सेक्शन या मटेरियल प्रॉपर्टी। इसका मतलब उसकी जियोमेट्री में, उसके क्रॉस सेक्शन में या फिर उसके मटेरियल प्रॉपर्टी में सडन चेंज आ जाए तो क्या होता है? वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। तो सेंट वेनान प्रिंसिपल वही कहता है इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं ना, वो उसी पॉइंट पर इफेक्टिव होते हैं जहां पैरामीटर चेंज होते हैं या फिर जहां पर एग्जैक्टली लोड अप्लाई होता है। उस रीजन से दूर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसके जियोमेट्री में सडन चेंज हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। इसी तरीके से अलग पैरामीटर बदलने पर भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। और सेकेंड एग्जांपल है, यहाँ पर एक मटेरियल है जिसके ना जियोमेट्री में चेंज है, ना मटेरियल में, ना क्रॉस सेक्शन में। तो बट जहां पे लोड लगाया गया उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। सो यही दोनों जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है ना, उसके लिए सेंट वेनान बोल रहे हैं वो एक छोटे से रीजन के लिए वैलिड होता है और थ्रू आउट स्ट्रक्चर नहीं होता। और ऐसा वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सके ड्यूरिंग द कैलकुलेशन और एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और तीसरा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एक ट्रेपेजोइडल स्ट्रक्चर है, इसमें हम जब लोड लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री जो है सडन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होगा और स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफेक्टली हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल बेस स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक बेस प्लेट रखा है, तो जब इस पे हम लोड लगा रहे हैं स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है ट्रेपेजोइडल फॉर्म में हो रहा है और यहाँ पर भी कोई स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं। तो बेसिकली सेंट वेनान प्रिंसिपल हम यहाँ पर इसीलिए मानते हैं ताकि हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर सके। तो आई होप आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो नेसेसरी एजम्पशन है वो समझ में आ गया होगा। और आपको अगर समझ में आ गया हो तो यार आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।